तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज सियासत के हवाले से बहुत भरपूर, बहुत गहमा गहमी का दिन रहा। अब से थोड़ी देर पहले नैब इस्लामाबाद ने ख्वाजा आसिफ को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दिफा उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आमदन से जायद असासों के हवाले से नैब ने इस पे छोटी सी प्रेस रिलीज दी और कहा है कि जो तफसीलात हैं वो कल डिटेल बताई जाएगी कि क्या केस है ख्वाजा आसिफ पे। लेकिन सवाल सबसे अहम है कि क्या ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारियों के बाद अपोजिशन की मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को भी नैब कई बार सवालनामा भेज चुका है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उसका जवाब नहीं दे रहे और नैब को मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। क्या अगली गिरफ्तारियों में से एक मौलाना फजलुर रहमान की हो सकती है? एक तरफ पीडीएम जो है वो डामाडोल सूरत हाल में है, और डामाडोल सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेशन था। अभी जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और वहां पे सीईसी के फैसलों से आगाह कर रहे हैं, लेकिन जो दरमियान में खबरें आती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पे इख्तलाफ रखती है, ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लेना चाहती है, इस्तीफे नहीं देना चाहती, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशरूत कर दिया है कि इस्तीफे हम देंगे, लॉन्ग मार्च हम करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ वतन वापस आए। तो ये जो चंद खबरें आती रहीं, सीईसी में से गर्दिश करती रहीं, इनकी हम ज़ाहिर तस्दीक भी करवाएंगे। जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ के बाद जैसे मैंने पहले कहा कि पीडीएम का मुस्तकबिल डामाडोल है। क्या आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम का शिकार कर लिया है? जैसे शेर का शिकारी आसिफ जरदारी, उसके नारे लगे 27 दिसंबर के जलसे में, तो क्या आसिफ जरदारी अब शिकारी बने हैं पीडीएम के? आज सारा दिन सोशल मीडिया पे रेस्ट इन पीस पीडीएम का ट्रेंड भी जो है वो टॉप पे चलता रहा। तो पीडीएम का अब मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो इख्तलाफ रखती है इसके बाद मरियम नवाज ने अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को लेकर मरियम नवाज ने कहा कि जी उनको रिहा करना पड़ेगा, धमकी दी वरना रद्द अमल शदीद सामने आएगा। और दूसरा, मरियम ने यह भी कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी का पैगाम आया कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें तो आपके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, वरना आपको केसेस में बंद कर दिया जाएगा। अब ये किसने पैगाम दिया, इसका सवाल किया मरियम साहिबा से, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये अमानत है, नाम जब ख्वाजा आसिफ मुनासिब समझेंगे तब सामने आएंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं, बड़े अहम सवालात हैं। और खास तौर पे क्या इमरान खान इस्तीफों के मामले पे, लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल पे, पीडीएम के मुस्तकबिल पे दुरुस्त साबित हो रहे हैं? ये सारे वो अहम सवालात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और डिस्कशन को ओपन करते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट जो मौजूद है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं एजाज चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं अली परवेज मलिक साहब, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकज रहनुमा हैं निसार खोड़ो साहब। निसार साहब क्या लाइन पे हैं हमारे साथ? जी निसार खोड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम निसार खोड़ो साहब। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन ठीक है, आवाज जरा बढ़ा दीजिए जी निसार खोड़ो साहब के लिए। इस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खोड़ो साहब तो बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सीईसी में मौजूद थे। तो जो खबरें आती रही कि इस्तीफों के मामले पे, ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के मामले पे, सेनेट इलेक्शन में जाने के मामले पे, लॉन्ग मार्च के मामले पे, नवाज शरीफ के वतन वापस आने के मामले पे, ये कितनी आप तस्दीक करेंगे इन सारी खबरों की निसार खोड़ो साहब? देखिए, हम पीडीएम में हैं तो पीडीएम के लिहाज से जदोजहद में है। जदोजहद में जब हैं तो ये सारी बातें डिस्कशन में आती हैं जी। लेकिन मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि पार्टी की जो लाइन आएगी वो मुनासिब अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी,
इस पर मुझे यानी कि ये बात हुई है कि लॉन्ग मार्च में उस वक्त शिरकत होगी, या लॉन्ग मार्च उस वक्त होगा, या इस्तीफे उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, राइट? देखिए, मैं ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेगी पीपल्स पार्टी। जो अल्फाज हैं, जो वर्डिंग है, जो सेंटेंस है, मैं समझता हूँ उनके आने चाहिए। मैं ऐसे वो क्या जिसको कहते हैं ना, वो लेकिन सर सीईसी में बात तो हुई ना इस पर, मतलब लोगों की राय तो सामने आई ना? नहीं बनता सर पीपल्स पार्टी में राय तो सामने आई ना, राय का इजहार करने में तो कोई पाबंदी नहीं है पीपल्स पार्टी में। मैं अंदरून खबरें देने का हामी नहीं होता। लेकिन आपने कहा कि इस किस्म की बातें होती हैं जब पार्टी के इजलास होते हैं। जाहिर है होती है, इस तरह से तो होती है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। फैसले जो है ना, सीईसी के जो फैसले हैं उनकी ऑफिशियल हैंड आउट आना चाहिए। फिर उसके बाद आप सवाल करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, मुनासिब होगा। मैं वो खबरें देने वाला नहीं बनता कि फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, ये मैं नहीं कह सकता ना। ठीक है, इस वक्त साथ साथ चल भी रहा है, तो वो जो फैसले आते रहेंगे वो भी फैसलों पर भी हम आपसे सवाल करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात तो कंफर्म होगी कि इस किस्म की बातें हुई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी, अली परवेज मलिक साहब, ये सिर्फ क्या जबानी बयानी एक सियासी स्टेटमेंट है कि ख्वाजा आसिफ को किसी ने पैगाम भेजा? इसी तरह नवाज शरीफ भी कहते थे कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, मुझे मजबूर ना करें कि मैं खोल दूं। तो जब आप लोग सब बातें कर चुके हैं तो ये भी खोल दें कि किसने आपको पैगाम दिया था कि सब कुछ खुल के सामने आ जाए, या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा आसिफ के बाद अपोजिशन के मजीद लोग भी गिरफ्तार होने के इम्कानात और खदशात हैं, तो क्या करेगी नून लीग? मतलब आप सियासी बयानात के अलावा मजीद क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गरीदा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, जो आज ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुआ है वो काबिल मजम्मत है, और मेरे ख्याल से अफसोसनाक अमल है कि इस वक्त की जो हुकूमत है उन्होंने एक दफा फिर इस मुल्क के इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश की है अपने सियासी मुखालफीन को टेम करने के लिए। और आपने कहा कि ये इल्जाम ख्वाजा आसिफ साहब या मरियम साहिबा लगा रही हैं, तो कतन ऐसा नहीं है। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, ख्वाजा साद रफीक साहब के केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने नैब की कारकर्दगी के बारे में लिखा है, आप मुझे काइंडली वो बता दें कि उन्होंने क्या ये नहीं कहा? नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ कि मरियम नवाज ने एक सियासी स्टेटमेंट दिया है कि किसी ने पैगाम भेजा। किसने पैगाम भेजा? मैं आ रहा हूँ जी। मैं देखें, उसके बाद बशीर मेमन साहब ने भी एफआईए को क्या इमरान खान साहब ने बुला के कहा, उन्होंने उसके ऊपर भी बयान दे दिया है। अब ये मरियम साहिबा हमारी पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ये मीडिया टॉक के अंदर ये बात को रिवील किया है, और जिस तरह वक्त के साथ आगे चलेगा यकीनन वो बाकी की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देंगी। पर गरीदा, आप माशाल्लाह एक इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। इस मुल्क के अंदर जो पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह से सियासी मुखालफीन के ऊपर इदारों को इस्तेमाल किया गया, क्या वो आपके सामने नहीं है? जब कोई अपोजिशन की रैली आती है, जब कोई अपोजिशन का कोई जलसा आता है, तो ये शादरे मोड़ से लेके चूंग तक जो लाहौर के थाने होते हैं उनको अब्यूज करते हैं, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एंटी करप्शन के महकमे इस्तेमाल करते हैं। ये तो बच्चे बच्चे के सामने है। अब जो पर्टिकुलर डिटेल्स कि कौन ये पैगाम लेके आया था कि ख्वाजा साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से पीछे हो जाएं तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, यकीनन वक्त के साथ साथ ये भी आगे आ जाएगा। बट ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। आपको चाहिए, मैंने वही कहा ना कि नवाज शरीफ कहते थे मेरे सीने में बड़े राज हैं, आप लोग सब कुछ तो बोल चुके हैं, तो ये भी खोल दें। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि वक्त के सामने ये चीजें आ जाएंगी, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकेंगे। कल को जब ये सारा रवैया बाकी की जमातें पीटीआई के ऊपर इस्तेमाल करेंगी, तो अगर ये बर्दाश्त कर सकती है तो इसी तरह जुल्म लेकिन आप लोग क्या करेंगे? लेकिन आप लोग करेंगे क्या? आप लोग करेंगे क्या? मरियम नवाज साहिबा ने एक धमकी दी कि जी ख्वाजा आसिफ को रिहा करना पड़ेगा वरना रद्द अमल आएगा। अब रद्द अमल आप सियासी स्टेटमेंट्स के अलावा, जबानी बयानी के अलावा क्या देंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी के फैसले सामने आना शुरू हो गए हैं, और दिल थाम के सुन लें नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी कह रही है कि सेनेट इलेक्शन में जाएंगे और पीडीएम इकट्ठी जाए तो डट के मुकाबला कर सकते हैं। पहला इख्तलाफ सामने आ गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। दूसरा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक लाएं, यानी कि पीपल्स पार्टी पार्लियामान में जा रही है, सड़कों पर नहीं जा रही। अब बताएं जी अली परवेज मलिक साहब।
देखें गरीदा, ये बात कि आपने इस्तीफों की ऑप्शन को कब इस्तेमाल करना है ये तो पीडीएम के फोरम के ऊपर ही डिसाइड होगा ना। अभी पीपल्स पार्टी के जो भी बाज़ाब्ता एलानिया आएगा उसके ऊपर मैं यकीनन उसके ऊपर कमेंट कर लूंगा, पर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हमारी जो ये वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये मैं वो आपको कोट अनकोट बता रही हूँ। यकीनन आप ठीक कह रही होंगी, पर मैं जो आपसे बुनियादी बात करना चाह रहा था वो ये है कि हमारी ये जो स्ट्रगल है वो इसलिए है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो 2 साल के अंदर तर्ज हुक्मरानी दी गई है, जिसके अंदर लोगों से उनकी चीनी छीन ली गई, जिनसे लोगों से उनका आटा छीन लिया गया, अली परवेज मलिक साहब पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है, दैट्स इट, ये मेरा सवाल था। मेरी अर्ज तो गरीदा, मुझे इफ यू जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, मेरी गुजारिश इतनी सी है कि जो बंदा भी पीडीएम के इतिहाद को कमजोर करेगा, इनडायरेक्टली वो जाके इस नालायक हुकूमत को बेनिफिट दे रहा होगा और अवामी अदालत के अंदर ये लोग पसंद नहीं करेंगे और इसी को फॉल ब्लो। जी मैं आपसे कह रहा हूं, जो बंदा भी अगर पीटीएम के इतिहाद को कमजोर करता है, चाहे उसमें मेरी जात हो या किसी और पार्टी का उसमें रोल हो, तो इनडायरेक्टली वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा होगा और इसकी कॉस्ट अवामी यानी कि आप वही मरियम नवाज वाली बात कर रहे हैं कि जरदारी इमरान भाई आप बिटवीन द लाइंस ये कहना चाह रहे हैं आप दोबारा? मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं। मैंने आपसे जो बात की है वो ये की है कि पीपल्स पार्टी का एक दफा आप मेरे सामने उनका जो स्टेटमेंट ऑफिशियल आ जाए तो उसके ऊपर हमारी पार्टी के स्पोक्समैन बिल्कुल आपको जवाब दे देंगे इस स्पेसिफिक सवाल का। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो असूली तौर पे बात कर रहा हूं कि पीडीएम को, इतिहाद को हमें तकवीयत देनी है, कामयाब बनाना है ताकि हम इन नालायक हुक्मरानों से छुटकारा हासिल कर सकें। और जो भी इस एफर्ट के अंदर रोड़े अटकाएगा, कमजोर करेगा, वो इनडायरेक्टली इस वक्त की हुकूमत को तकवीयत दे रहा होगा और अवाम उसको पसंद नहीं करेंगे। मैं जवाब लूंगी निसार खोड़ो साहब से, लेकिन खोड़ो साहब, एजाज चौधरी साहब की तरफ मुझे जाना है, बड़े तहम्मुल से वो सुन रहे हैं। एजाज चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? आपके सामने है सिचुएशन सारी की सारी। जी बहुत शुक्रिया गरीदा, कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे के फूट गई है। अच्छा, 8 दिसंबर को जब पहली दफा इस्तीफों की बात हुई तो मैंने ये चैलेंज किया था कि पीडीएम वाले इस्तीफे नहीं देंगे और उसी रोज हमारे मुल्क के बहुत ही सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन साहब रिकॉर्ड के ऊपर हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को वाजे करके समझाया था कि जितने भी इस्तीफे दे लें यानी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे और आपके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। फिर उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख है, पार्लिमानी उनकी एक अपनी तारीख है, इसलिए किसी सूरत में भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। असल बात यह है कि मरियम बीबी जिनके बारे में वो अभी धमकियां लगा रहे थे कि मेरी आवाज जो है ना जी रिबाउंड होना शुरू हो गई है। ये जरा चेक कर लें, अभी साथ में ठीक कर लेते हैं। चौधरी साहब आप कंटिन्यू करें। मरियम बीबी जो थी वो जब भी आप बता रही थी कि वो धमकी लगा रही थी, ये वही मरियम बीबी हैं कि जिन्होंने कहा था कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जिन्होंने कैलिबरी फोन्ट इस्तेमाल किया और यानी वो मुस्तनद झूठी हैं और उनके बारे में पाकिस्तान के सब लोगों को पता चल चुका है कि ये मुल्क को तबाही के रास्ते की तरफ लेके जा रही हैं और जो सीनियर्स हैं नून लीग के अंदर वो इनसे सख्त नाला हैं इस वक्त। यानी जब से पीडीएम बनी है और जिस नैरेटिव को लीड करना चाहती हैं उसमें पैदर पै शिकस्त हुई है। आर और पार वाली भी शिकस्त हो गई। लाहौर के अंदर कोई एक आदमी भी 13 दिसंबर को गिरफ्तार नहीं था। मैं अपने बरखुरदार एमएनए से ये दरखास्त करूंगा, एक एफआईआर बता दें जो उस रोज 13 दिसंबर को हुई हो और उसमें गिरफ्तारी हुई हो। और किसी थाने ने इनको नहीं रोका और सारे शहर ने इनसे बाइकॉट किया, इसलिए अमलन तो इनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। बाकी रह गए पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान साहब। आपको मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी 2 हिस्सों में तब्दील हो गई है और 2 लख्त हो गई है। मौलाना शिरानी साहब ने, वो भी आलिम दीन हैं, बहुत बड़े इस्लामी नजरियाती काउंसिल के वो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान एक झूठा आदमी है। उन्होंने कहा फजलुर रहमान एक बददयानत आदमी है। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पार्टी के टिकट बेचे हैं। उन्होंने कहा कि हम कभी भी
फजलुर रहमान फायदा ग्रुप में शामिल नहीं थे। हम तो JUI पाकिस्तान के अंदर शामिल थे और हम उसको बहाल कर रहे हैं और चला रहे हैं। यानी ये तीन आपकी तबीयत भी इंग्रेडिएंट्स हैं मेन PDM के। नासाज है। मेरा आखिरी फिक्रा रह गया जी, आखिरी फिक्रा रह गया। 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं PDM के। एक पीपल्स पार्टी ने अपना पार्लिमानी रास्ता इख्तियार कर लिया, वो इलेक्शन में भी जाएंगे, वो इस्तीफे भी नहीं देंगे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि यहाँ मैदान में आए तब आके बातें बनाएं। वैसे और दूसरी यानी नून लीग का तो कोई एक आदमी भी, मैंने चैलेंज किया था कि एक आदमी भी इनका इस्तीफा नहीं देगा और जो कहीं सोशल मीडिया पे दिए गए इस्तीफे उससे भी ये वापस आ गए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि PDM का कोई मुस्तकबिल है। मुल्क उसी तरह चलेगा और इंशाल्लाह तरक्की की राह के ऊपर गामजन होगा। मुझे यकीन है। चौधरी साहब, मैं कहना चाह रही थी कि आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया है, जो है बैठ गई है, वो इंशाल्लाह ताला आगे जाएगी। चौधरी साहब, आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए तो शुक्रिया। लेकिन इतनी जल्दी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बगले ना बजाए या शादियाने ना बजाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो साथ साथ इस बात पे कायम है, पीपल्स पार्टी इस बात पे कायम है कि 31 जनवरी को आपको जो है इस्तीफा देना होगा, इमरान खान को इस्तीफा देना होगा और PDM घर भेज के दम लेगी, जितने इख्तलाफात हों। लेकिन पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है हुकूमत को कम से कम गिराने के मामले पे। ये जो तारीखें बदलती रहती हैं ना जी, पहले 31 दिसंबर थी, पहले 31 जनवरी हुई, फिर उसके बाद वो यानी इनके एक रहनुमा थे, उन्होंने 23 मार्च की बात की और फिर 23 अक्टूबर की कर दी। कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर। कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि डेडलाइनें जो है वो तब्दील होती रहें और किसी तरफ आगे बढ़े ना? इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। सड़कों पे ये नहीं आ सकते, ये अपना जलसा जुलूस ये नहीं अब कर सकते, लॉन्ग मार्च के अंदर इनकी सकत नहीं है। फर्ज करें ये लॉन्ग मार्च कर भी लेते हैं, तो तहरीक इंसाफ या मैं, मेरे जैसा सियासी कारकुन सारी जिंदगी लॉन्ग मार्च किए भी और देखे भी, जलसे भी किए, गिरफ्तारियां भी दी, जेलों में भी रहे। हुकूमत इससे बिल्कुल कतई तौर पे यानी मुतासर होने वाली नहीं है। ठीक है, हुकूमत इससे मुतासर होने वाली नहीं है। खोड़ो साहब से सवाल करेंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट्स मुसलसल सामने आ रहे हैं जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौकिफ खुल के सामने आ गया है, लॉन्ग मार्च में नहीं जा रही क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि असेंबलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, पंजाब असेंबली में कौमी असेंबली पंजाब में वजीर आला के खिलाफ, कौमी में वजीर आजम के खिलाफ, सेनेट में हिस्सा लेंगे। तो क्या यहीं पे समझा जाए कि आज PDM इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है? इस पे सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निसार खोड़ साहब लाइन पे है हमारे साथ। खोड़ साहब, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था और मेरे नजदीक उन्होंने बहुत अच्छा कहा था, बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स जरदारी साहब खेल रहे हैं और बड़ी अच्छी सियासी बसीरत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो 27 दिसंबर को जो जरदारी साहब ने कहा था कि PDM को अपनी सोच तब्दील करनी होगी किसी और तरीके से, इस्तीफों से नहीं, लॉन्ग मार्च से नहीं, किसी और तरीके से, तो आज बिलावल भुट्टो ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया उस मुख्तलिफ सोच का। पीपल्स पार्टी की PDM से मुख्तलिफ सोच सामने आ गई कि सेनेट में भी जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएंगे, लॉन्ग मार्च के बजाय असेंबलियों में रह के हुकूमत का मुकाबला करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में। तो यानी कि PDM का मुस्तकबिल तो अब यहाँ पे आज खत्म हो गया ना, टूट गई तड़क करके। माफ कीजिएगा, आप इतनी ज्यादा फतवे न दें प्लीज कि PDM का बस खत्म हो गया और इन्ना राजून आपने पढ़ लिया। ये इन्ना राजून इमरान खान की हुकूमत का होगा। PDM है और रहेगी। PDM ने उठते हुए यही कहा था कि अवामी तौर पर एहतजाज का हक रखते हैं और अवामी एहतजाज को आगे बढ़ाते बढ़ाते अवामी मसाइल पर बात करते करते हुकूमत पर प्रेशर लाएंगे कि हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। इसका पहला मौक़िफ़ ये था। जो एक्शन प्रोग्राम उन्होंने बनाया था उसका यही था कि हम जलसों से शुरू करेंगे, हम एहतजाजी जलसों से शुरू करेंगे, हम आखिर में लॉन्ग मार्च भी करेंगे और किसी जगह पे मुनासिब वक्त में इस्तीफाओं का ऑप्शन भी रखेंगे। अब बात आई है सेनेट की इलेक्शन की। मैं कह रहा हूँ और सवाल पूछ रहा हूँ कानून दानों से
کہ کیا استعفے کے بعد سینٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں. اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو خالی میدان فل کر کے دے دیں. اگر سینٹ کے الیکشن رکتے نہیں ہیں تو پھر خالی کر کے دینے کا مقصد کیا ہے. چلو میں ایک اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر لیتا ہوں, اس سے بھی کیا سینٹ کے انتخابات رک جائیں گے یا 3 صوبوں میں ہو جائیں گے اور ایک صوبے کے 4 مہینے کے بعد ہوں گے. اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر کیا بات کریں, ہم کیا بات کریں. سر میں نے تو پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پالیٹکس ہے, جو سیاسی بصیرت ہے, وہ اچھی ہے, کیلکولیٹڈ ہے, میجرڈ ہے, لانگ ٹرم ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ لانگ مارچ میں تو آپ لوگ نہیں جا رہے نا. بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ اسمبلیوں میں رہ کے حکومت کا مقابلہ کریں. نہیں, آپ نے غلط سنا ہے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے. یہ اپنی جگہ پہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ فلاں تاریخ تک ہر ایک پارٹی اپنے اپنے لوگوں سے استعفا لے کے اپنے پاس رکھے. وہ ہم نے کر لیا ہے. ہمارے چیئرمین کے پاس ہماری ساری استعفے موجود ہیں. اس کو استعمال کب کرنا ہے مسئلہ وہ ہے. اس کا اسپیکر کے پاس جمع کرنے کا کیا دن ہے, وہ پی ڈی ایم کی قیادت اور بیٹھ کے کرے گی مشترکہ. اس وقت تک ہم نے صرف یہ کہا ہے. سر اس پہ بھی پیپلز پارٹی کی سوچ سامنے آ گئی نا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ استعفے دینے سے سینٹ کا الیکشن نہیں رکے گا. ابھی آپ نے فرمایا تو پھر استعفوں کا فائدہ کیا. میں تو اس بات پہ آپ کی تعریف کر رئی ہوں کہ آپ لوگوں کی اچھی ایک پالیٹکس ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک مختلف سوچ کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا اسمبلیوں میں رہ کے مقابلہ کریں گے. ایک سیکنڈ, اس کے جو ایکشن پروگرام ہے نا, جو ایکشن پلان بنایا تھا پی ڈی ایم نے, اس میں یہ نقطہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر ہم پریشر بلڈ کریں گے. اب اسمبلیوں کے اندر کیا پریشر بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے, یہی نو کانفیڈنس ہوتا ہے جو اسمبلیوں کے اندر پریشر بلڈ ہو سکتا ہے. آپ اگر اس کا دیکھ لیں ایکشن پلان میں, چوتھا نقطہ ہے یہ, چوتھا نقطہ, اس کو پھر سے پڑھ لیں. اور سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک طرف آپ لوگ استعفے دینا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ اسمبلیوں میں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. دیکھیں استعفے دیں گے تو عدم اعتماد کیسے آئے گی. بات تو سنیں. ہم نے استعفے دے دیے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے کر لی قبول, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بائی الیکشن اناؤنس کیے. اس وقت کیا پی ڈی ایم ان الیکشن بائی الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی, سوال یہ بھی ہے. سیاسی پارٹیاں ہیں, ہم سیاسی پارٹیاں ہیں, اس سے سب سے سوچنا پڑے گا کہ اگر ساروں کی استعفے قبول ہو بھی جائیں اور پھر وہ اناؤنس کر دیں گی. سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سوچ لیا ہے. آپ نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے اپنی سوچ اناؤنس کر دی ہے جو کہ مختلف ہے. علی پرویز ملک صاحب, کیونکہ پی ڈی ایم نے اس پر کوئی واضح طور پہ کچھ نہیں کہا. صرف پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ استعفائیں لے لیں. ہم نے یہ لے لی ہے. آپشن ہے کہ کب استعمال ہوں وہ پی ڈی ایم کے اعلیٰ اجلاس میں ہو سکتی ہے, بحث ہو سکتی ہے. کھوڑو صاحب کی آواز بہت دبی ہوئی آ رہی ہے, ذرا وہ آواز ٹھیک کر لیجئے گا. علی پرویز ملک صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے جو آج فیصلے آئے ہیں اس کی مزید وضاحت دے گی, مزید تعویل دے گی, لیکن جتنی بھی وضاحت دے لیں بات کھل گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی باقی سوچ سے, مولانا کی سوچ سے, مریم نواز کی سوچ سے, نواز شریف کی سوچ سے, نون لیگ کی سوچ سے اختلاف رکھتی ہے. Where does PMLN stand now? دیکھیں غریدہ, میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے گزارش صرف یہ کروں گا کہ اعجاز چودھری صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے میری لیڈرشپ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے, میں ان سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ احتیاط سے بات کریں, ورنہ میں یہ بتانا بھی مجبور ہو جاؤں گا کہ جو امریکہ کے اندر عدالتوں کے اندر ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کیسز چل رہے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. اگر ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کریں, ہم بہتر اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ مرحوم ارشد ملک کو کس طرح سے پریشر ڈال کے کیا کیا یہاں پہ فیصلے کروائے گئے. میں اس بات کو اس سے آگے لے کے جانا نہیں چاہتا. اب جو بات کی آپ نے
हैं कि जी के रेजिग्नेशंस जो हैं उससे क्या चीज आप अचीव करेंगे। देखें, निसार खोरो साहब ने बिल्कुल मुनासिब बात की। जो पीडीएम के फोरम के ऊपर चीज डिसाइड हुई थी वो यही हुई थी कि फिलहाल इस्तीफे सारे की सारी लीडरशिप के पास जमा करा दिए जाएंगे और पीडीएम की क़यादत बैठ के डिसाइड करेगी कि उनको कब इस्तेमाल करना है। तो आप थोड़ा सा पेशेंटली अगर 2 दिन का हमें टाइम दे दें। पहली को आप जानती हैं पीडीएम का इजलास लाहौर में होने जा रहा है, आपको वे फॉरवर्ड भी वहां पे नजर आ जाएगी। उससे पहले सर पीडीएम के इजलास से पहले पीपल्स पार्टी ने अपनी सोच बता दी। वो ये था, नहीं मेरी अर्ज, मुझे जस्ट लेट मी कंप्लीट जी। आपने जो बात की कि अगर आप इस्तीफे दे देते हैं क्या आप सेनेट का इलेक्शन रोक सकेंगे कि नहीं रोक सकेंगे। देखें, इसमें भी गरीदा 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है लीगल पोजीशन, जिसके ऊपर फर्क लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिफरेंट ओपिनियन है और उसमें से जो एक ओपिनियन है उसका निसार खोड़ो साहब ने इजहार किया। बट एक मॉरल पोजीशन भी है, क्योंकि आप जानती हैं कि जब इलेक्टरल कॉलेज ही मौजूद नहीं होगा या डेफिशिएंट होगा, उससे जो असेंबलियां या सेनेट इलेक्ट होके आएगी उनके सरों के ऊपर हमेशा सवालिया निशान रह जाएगा। और ये वो चीज है जो किसी भी सिस्टम को तकवीयत नहीं दे सकती और जो पीएमएल-एन जिस चीज के ऊपर एजिटेट कर रही थी। सर वो एक बात की डिबेट है ना, बट द पॉइंट इज के सेनेट के इलेक्शन तो नहीं रुकेंगे। आप बेशक उसमें मॉरल स्टैंडिंग लेते रहें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिल्ट कर रही है टुवर्ड्स द लीगल स्टैंडिंग। और जाहिर इसमें स्टेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रियलिस्टिकली होके पॉलिटिकली सोचा जाए, पीपल्स पार्टी का स्टेक ज्यादा है। उनकी एक सूबे में गवर्नमेंट है, सिंध असेंबली में उनकी सबसे ज्यादा अक्सरियत है, सेनेट में वो सेकेंड मेजॉरिटी वाली जमात बन सकते हैं, ऑपोजिशन लीडर वो सेनेट में ले सकते हैं। तो आपके साथ जाहिर है वो चलने में सोच विचार के साथ ही काम लेंगे ना। एजाज चौधरी साहब जी, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं मुकदमा वगैरह का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि थोड़ा सा इशारा कर दिया है, मेरे लिए बहुत ही यानी करीब हैं अली साहब। यानी पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट ने कहा कि यह झूठा भी है और बददयानत भी है। फिर पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट ने उसे मफरूर करार दिया। यहां पर एक नाटक करके वो बाहर चला गया और वहां से वापस नहीं आ रहा। आज जो जराये ने खबरें आउट की सर, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि पहले घर वापस आओ, फिर आके हम इस्तीफों के ऊपर सोचेंगे। आप वहां बैठे ऐश कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं इस्तीफे दे दें। इसलिए मैं समझता हूं यहां तक ही बात रहनी चाहिए। मैं असल में फोकस इस बात के ऊपर करना चाहता हूं कि मरियम बिल्कुल उसका कोई न सियासी तजर्बा है, न उसके कोई सियासी स्टेक्स हैं, न कभी उसने सियासी काम किया है। देखिए ना, एक नाअहल साबिक वजीर आजम की बेटी के अलावा कोई चीज उसके पास अगर हो, तालीम उसके पास नहीं है। कैडेट कॉलेज की कहानियां दुनिया को पता है, मेडिकल कॉलेज की कहानियां दुनिया को पता है, और बाकी बातें मेरे जैसे आदमी को जेब नहीं देती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इनकी जितने सीनियर लीडर्स हैं, जाहिर है मेरे तो जी भाई बंद हैं, मुद्दत हो गई इस मुल्क के सियासत करते हुए उनके साथ, बहुत सख्त तंग है वो कहते हैं कि जिस तरफ मर्जी लेके उड़ने की कोशिश कर रही है, और हमारे लिए दिन ब दिन मसाइल बढ़ रहे हैं। मसाइल ठीक होने की बजाय देखें, ये चले थे सितंबर में इमरान खान को हटाने के लिए, अब इनके दरमियान खुद फूट पड़ गई है। कोई कह सकता है कि जो होने वाला इजलास है उसमें जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक जो सीईसी पीपल्स पार्टी फैसला करके गई है उसमें क्या तब्दीली करा सकेंगे ये? और किस तरह फजलुर रहमान साहब वहां तशरीफ नहीं ले गए थे, गड़ी खुदा बख्श, तो आपको मालूम है उसकी भी नतीजा तो सामने आएगा। जो जूतियों में दाल बटेगी वो इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे 2-3 रोज के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि फिर पीपल्स पार्टी की इस बात को वजन देना चाहिए कि आप असेंबलियों के अंदर रहें, अदम एतमाद की तहरीकें लाएं, असेंबली के अंदर फोरम को इस्तेमाल करें, जल्द से जुलूस करने से यही चीज एजाज चौधरी साहब, यही चीज तो आज बिलावल भुट्टो ने अनाउंस कर दी ना कि पंजाब असेंबली में और कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। तो आप बचा लेंगे पंजाब असेंबली में उस्मान बुज़दार को और कौमी में वजीर आजम को? मेरा ख्याल है देखें गरीदा, बिल्कुल सियासी बात करनी चाहिए जी, बचे या ना बचे। पहली बात तो ये है, देखिए ना, जिस इत्मीनान से तहरीक इंसाफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं, हमें किसी दर्जे का कोई परेशानी नहीं है, किसी दर्जे में भी। ये जो बता रहे हैं ना 160 में से 159 इस्तीफे आ गए हैं, यानी आप इस स्टेटमेंट को चेक कर लें। हाँ। ये कहा कि 160 में से 159, वो अल्लाह के बंदो, आपको पता है कि 5-7 लोग तो वैसे ही आपसे रूठे हुए हैं,
वो आपको इस्तीफे दे रहे हैं। दुनिया को उनकी आंखों में किस तरह धूल झोंकेंगे लोगों के, यानी कि आप समझते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले एजाज चौधरी साहब, आप समझते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक भी नाकाम हो जाएगी? बिल्कुल यकीनी तौर पे, और बुरी तरह नाकाम होगी, चाहे वो फाग में करें चाहे किसी सूबे में ठीक है। इंशाल्लाह कोई इस सिलसिले में हमें परेशानी नहीं है। अलबत्ता ये बात बड़ा दुरुस्त है कि आप असेंबलियों के अंदर आके अपनी सियासी कार्रवाई करें। ठीक है, इसका जवाब लेंगे अली परवेज मलिक साहब से और निसार खोड़ो साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निसार खोड़ो साहब, यही वजह थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, यही आप समझ लें कंसर्न्स थे, या इसकी रीडिंग पहले से गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थी कि इस्तीफे भी नहीं देंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी आएंगे, सेनेट इलेक्शन में भी आएंगे, इसीलिए आज शेख रशीद ने कहा कि 2021 में इमरान खान मजबूत होंगे, क्योंकि पीडीएम में अगर इख्तलाफात आ गए हैं और आप लोग किसी एक तरीकाकार पे, किसी एक सोच पे मुत्तहिद नहीं हैं, तो इसका फायदा डेफिनेटली इमरान खान को पहुंचेगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, पीडीएम को कोई खतरा नहीं है। इस्तीफे सिर्फ जमा करने के लिए कहा गया था, वो हमने अपना निभा लिया। इस्तीफे इस्तेमाल कब करने हैं वो आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा गया था, आखिरी ऑप्शन। हमने अभी तक लॉन्ग मार्च का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। हमने गैल्वेनाइज कितना किया है लोगों को, हमने कितना मोबिलाइज किया हुआ है लोगों को, इसका अभी तक पूरी तरह से मुजाहरा नहीं हुआ। ये ऑप्शन आखिरी इस्तेमाल होना था। उससे पहले हुकूमत के ढोंग में रुख न डालना एक नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी हो सकता है और दूसरी चीजों से भी हो सकता है। कौमी असेंबली में हो या ना हो, पंजाब में हो सकता है और में भी हो सकता है क्या बात कि अवाम का एतमाद नहीं है हुकूमत पर। सर नंबर्स, अवाम का एतमाद जलसों में भी दिखाई देता है कि हुकूमत असेंबलियों में नंबर्स हैं खोड़ो साहब। हो सकता है क्योंकि असेंबलियों में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आते हैं ना। क्या 88 में नहीं आया था, कभी और जगह पे नहीं आया था? ये क्या होता है? ये सारा डिस्टेबलाइज नंबर गेम डिफरेंट थी ना सर, 88 की और आज 2020 की नंबर गेम डिफरेंट है सर। देखें 88 में आया था ना, 12 साल के बाद हुकूमत बनी थी सिविलियन, उसमें आदम एतमाद डाला गया था। ठीक है, क्यों डाला गया था? क्योंकि हुकूमत को किसी न किसी से उल्टा करे, भुगताए, वो फेल हो गया था। ठीक है, अपनी जगह पे। लेकिन क्या सूरत हाल अभी चेंज नहीं हुई? क्या ये खबरें नहीं आती कि पीटीआई से कुछ लोग नाराज हैं? क्या इस तरह की बातें चलती नहीं है? क्या डेमोक्रेसी में नो कॉन्फिडेंस नहीं आता है? ये सारी चीजें आती हैं। इस्तीफाओं का ऑप्शन है आखिरी, इस्तीफाओं का ऑप्शन है आखिरी। हमने अभी और ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग खोड़ो साहब, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, नवाज शरीफ अगर वतन वापस नहीं आते तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी? लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने से कब इनकार किया पीपल्स पार्टी ने? अगर नवाज शरीफ नहीं आते? हम जो एहतजाजी जलसे कर रहे हैं वो किसकी बात है? बिलावल साहब ने परसों क्या कहा है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दूं तो निकलेंगे, तो क्या सबने नहीं कहा? ये निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। सर सवाल मेरा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बगैर लॉन्ग मार्च में हमने कभी ये कंडीशन, मैं समझता हूँ इस तरह की कंडीशन नहीं थी। इस तरह की वो आएंगे तो हम इस्तीफा देंगे, ये कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब अगर इलाज के लिए गए तो गए, इलाज के लिए अगर गए हुए तो गए हुए। इस्तीफे पीडीएम का मसला है, पीडीएम की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसका मसला है। ये आप इस तरह से पहले इतनी बातें न करें कि जी बस यूं हो गया और ये हो गया और पीडीएम खत्म हो गया। कोई पीडीएम खत्म नहीं हुआ सर, बस 2 दिन रह गए हैं ना, 2-3 दिन रह गए हैं सर। हैप्पी न्यू ईयर पे देखते हैं कि नए साल पे सर क्या हो, कुछ नया होता है। ये कभी नहीं कहा था। हेलो, मैंने किसी भी जमात में ये नहीं कहा कि 31 को हम स्पीकर के साथ जमा करेंगे, ये नहीं कहा गया। ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि कौमी असेंबली में और पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक की जो पीपल्स पार्टी की तजवीज है, नून लीग इससे इत्तेफाक करेगी और आप लोग क्या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनवा लेंगे?
वरीदा, उससे पहले जरा जो एजाज चौधरी साहब ने चंद बातें की, मैं उनका जवाब दे दूं। देखें, हमें फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। मेरी गुजारिश इतनी सी होगी, इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन के मुकदमों के अंदर फैसले आ गए और उनको सजा दी गई एपेक्स कोर्ट के अंदर। तो मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा तो अपने व्यूअर्स को ये याद दहानी करवा दें कि क्या एपेक्स कोर्ट ने इकामा के बेसिस के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, और जब करप्शन के केसेस नीचे ट्रायल कोर्ट्स के अंदर गए तो हमें वहां पे डिफरेंट लोगों का आना जाना एहतसाब अदालतों के अंदर नजर आया, कोर्टों के ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना नजर आया। जस्टिस अरशद मलिक साहब का फैसला और उनका जो वीडियो थी वो सामने मंजरनामे के ऊपर आई। तो काइंडली लोगों को इस तरह से कंफ्यूज मत करें। अगर किसी ने इस मुल्क के साथ कोई चोरी की है, कोई ज्यादती की है, इस मुल्क के अंदर अदालतों को मजबूत करें, उस निजाम को मजबूत करें कि वहां पे हर किसी को बगैर देखे कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, बगैर देखे कि वो कौन से मजहब से बिलोंग करता है, उनको सजाएं दी जा सकें। इसके साथ साथ इन्होंने कहा जब स्ट्रीट एजिटेशन शुरू हुई तो हमने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया। मैं उसका आपके पिछले सेगमेंट में जवाब देना भूल गया। गुजारिश ये है कि मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें दूंगा, आप फैक्चुअली करेक्ट जाके चेक कर लीजिएगा, और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे जिम्मेदारी, जो आप जिम्मेदारी या सजा देंगी मैं उसको कबूल कर लूंगा। जब गुजरांवाला के लिए मरियम नवाज साहिबा की रैली निकली और लाहौर में शादरे मोड़ से गुजर रही थी तो शादरे थाने के अंदर इन्होंने एक पर्चा 2200 लोगों के खिलाफ किया, जिसके अंदर मुझे भी नामजद किया। और मैं आपको हंसी की बात बताऊं गरीदा, उस मौके के ऊपर मैं मौजूद भी नहीं था, तो इन्होंने इस भयानक अंदाज के अंदर पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया। फिर कहते हैं लाहौर का जलसा आया तो हमने पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया। तो आपके कैमरे की स्क्रीनों ने ये नहीं कैप्चर किया कि लाहौर में जो हमारा पार्टी का चैप्टर है उसके जनरल सेक्रेटरी को इन्होंने किस तरह से बोंडे एक मुकदमे के अंदर अरेस्ट किया और 3-4 दिन उनको तंग करके दहशतगर्दी की अदालतों में भेज के ये पैगाम लोगों को देने की कोशिश की कि अगर आप मुस्लिम लीग नवाज के बयानिए के साथ चलेंगे तो हम इस तरह से पुलिस गर्दी आपके खिलाफ करेंगे। तो काइंडली फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। मेरी छोटी सी गुजारिश होगी, इजाज चौधरी साहब ऑनरेबल आदमी है, सियासी वर्कर है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। अब जो इन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई स्टेक ही नहीं है, मुझे तो इस बात के ऊपर हंसी आती है कि मुझे बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई स्टेक नहीं है। आज भी वो इस सिलेक्टेड हुकूमत के बाद सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी नुमाइंदगी नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है। इन सारी मुश्किल हालात के बावजूद, आरटीएस को फेल करने के बावजूद, महकमा ज़राअत के बावजूद, टांगा पार्टी के बावजूद, जहांगीर तरीन की एटीएम के बावजूद, उसके बावजूद पंजाब के अंदर लार्जेस्ट जो एमपीएस की क्वालिटी थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अली परवेज साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे सवाल का जवाब दे दें। क्या इस सारे बैकग्राउंड के साथ आप पंजाब में कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवा सकते हैं? देखें, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये पीडीएम का जो इजलास 1 जनवरी को होने जा रहा है, हमें उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी ऑपोजिशन जो ऑप्शंस हैं इस नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए, ये थ्रेड बेयर वहां पे डिस्कस होंगी। गुजारिश ये कि 2-3 दिन का आप इंतजार कर लें, वहां पे सारे फैसले आपके सामने आ जाएंगे। पर जो चीज तय वो ये है कि पीडीएम को हमने मजबूत करना है और इन नालायकों से जिन्होंने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है उनसे छुटकारा हासिल करवा के। ठीक है, एजाज साहब आपका लास्ट कमेंट, फिर मैं क्लोज करूंगी प्रोग्राम प्लीज। जरा थोड़ी सी मुझे बात कर लेने दीजिए। अली को कहिए कि ये प्रोग्राम रिपीट में जरूर देखे। मैंने नून लीग का स्टेक्स नहीं कहा, मैंने सिर्फ मरियम बीबी का कहा कि उसके सियासत में कोई स्टेक्स नहीं है। करेक्ट कर लें। दूसरी बात यह है कि खोड़ो साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, उन्होंने आपकी सारी बातों का तकनीकी एतबार से जवाब दिया है। असल चीज ये नहीं है कि अपना पीडीएम के अंदर दरार आई है या नहीं आई है। असल बात यह है कि जिस मोमेंटम को यानी वो चाहते थे वो नहीं पैदा हो सका, अवाम ने रिस्पांस नहीं किया। खोड़ो साहब के एक फिक्रे को गौर कीजिए कि लोगों को क्या गैल्वेनाइज कर सके हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सके। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अवाम का इनकी तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है और लोग इनके साथ नहीं है। नवाज शरीफ के रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं है, नवाज शरीफ के फौज के मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं है, जो सिपह सालार और दीगर जनरलों के बारे में कहा गया उसके साथ नहीं है। मुफ्ती कफायतुल्लाह ने जो 220 जर्नैलों की गर्दन उड़ाने के बारे में कहा
یہ پی ڈی ایم میں ذرا اس پہ بحث کریں. اور کھوڑو صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ کیا یہ 220 جرنیلوں کی گردنیں آپ اڑانے کے لیے پی ڈی ایم میں جائیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سارا بیانیہ بالکل یعنی چاروں شانے چت ہے اور ان کے پاس لوگوں کو کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. یہ مسئلہ سارا ان کے اقتدار کا مسئلہ ہے اور اپنے اپنے جو یعنی پچھلی جرائم کی کارروائیاں ہیں، ان کے مقدمات ہیں، ان کی لوٹی ہوئی دولت ہے، ان کی چوری ہے، ٹائم ختم ہو گیا. یعنی جو یہاں سے پیسہ لے کے یہ بیرون ملک منتقل ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے جانا ہے، ان کو معاف نہیں کرنا. ٹائم ختم ہو گیا. جی کھوڑو صاحب ہے پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو پاکستان سے چوری کر کے بھاگے گا اسے نہیں جانے دیا جائے گا. اجازت صاحب ٹائم ختم ہو گیا. جی کھوڑو صاحب. شہباز شریف صاحب جی کھوڑو صاحب کرپشن نہیں ہے، ارب روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے. والوں کو بتا دو، تحریک انصاف والوں کو بتا دو کہ تمہارے 3000 لوگوں سے بہت زیادہ لوگ گلبنائز ہوئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ گلبنائز ہوئے ہوئے ہیں، لیکن تم انتظار کرو. اگر گلبنائز ہوئے ہوتے کھوڑو صاحب تو آپ نون لیگ کو تنہا چھوڑ دیتے. اگر آپ جو بیٹھے تھے لوگ ہوئے ہوتے آپ لوگوں کو اپیل کر رہے ہوتے کیا پھر آپ نون لیگ کو تنہا چھوڑ دیتے. آپ نے خود کہا ہے. کھوڑو صاحب آپ کا پوائنٹ، آپ کا اپنا بیان ہے. کھوڑو صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. اور علی پرویز ملک صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک کے ساتھ عوام نہیں چل سکے. علی پرویز ملک صاحب آپ کا لاسٹ چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ اعجاز چودھری صاحب سے یہ پوچھ دیں کہ اگر کوئی اس ملک کا لیڈر آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے تو وہ ریاست مخالف بیانیہ کیسے بن جاتا ہے؟ کائنڈلی مجھے یہ ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ورنہ میں اس کا جواب ضرور لیتی. ٹائم ختم ہو گیا. چودھری صاحب شریف صاحب کو کہیں کہ پہلے آ کے اپنی مفروری ختم کریں اور آ کے عدالت کو سرنڈر کریں. ٹائم ختم ہو گیا. اعجاز چودھری صاحب بہت بالادستی کے اندر کیا اداروں کو اپنے اعجاز صاحب، علی پرویز دائرے ملک صاحب، نثار کھوڑو صاحب بہت بہت شکریہ. آئی وش کہ میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تو اس ڈیبیٹ کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے، پینلسٹ کے لیے تھوڑا سا اور بات کرنے کا موقع مل جاتا. I'll see you tomorrow. یہ تھا آج کا پروگرام. اللہ حافظ.